बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से किसी व्यक्ति का आभासी भार बदलता है जब वो लिफ्ट में होता है और लिफ्ट या तो एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही होती है या एक समान त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है या फिर वो जो है स्वतंत्र रूप से गिर रही है। उम्मीद है कि ये आपको एक आसान सा टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी हमारा वही चैप्टर न्यूटन के गति विषयक नियम ही चल रहा है और उसमें आगे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और इसको हम न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो संवेग संरक्षण का नियम है, जैसा कि नाम है कि संवेग संरक्षित रहता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुणा वेग को जब गुणा करते हैं तो हमें संवेग प्राप्त हो जाता है। और ये कैसा संवेग है? रैखिक संवेग है। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी वेग की गुणा करें तो हमें संवेग प्राप्त होगा। ये है रैखिक संवेग। और ये संरक्षित कब रहता है, इस पर ध्यान देना है। तो किसी भी निकाय का संवेग तब संरक्षित रहेगा जब निकाय पर लगने वाला बाह्य बल का मान शून्य हो। अर्थात यदि किसी सिस्टम या निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहे हैं तो उस निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित या कहें नियत रहेगा। तो इसको आइए समझते हैं। ये तो खाली नियम स्टेटमेंट हो गया। अब इसको आप मैथमेटिकली न्यूटन के दूसरे नियम से किस तरह से अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं कि संवेग संरक्षित रहता है। इसको हम दो तरह से समझाएंगे। जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं परीक्षा में। तो पहला तरीका यह है कि जिसमें हम दो गतिमान पिंड मान रहे हैं, ए और बी। इन गतिमान पिंडों को मैंने माना है और ये देखिए स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया है कि इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित या कहें नियत रहता है। माना किसी निकाय में दो गतिमान पिंड ए और बी हैं। तो पिंड ए का संवेग गतिमान है। हम इसको अभी दो हमें ना पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड। तो पिंड ए का प्रारंभिक संवेग मान लिया पी ए है। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर लगा सकते हैं। कुछ परेशानी लग रही है तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लगाना चाहिए। पिंड बी का संवेग ऐसा हम मान रहे हैं और ये भी प्रारंभिक संवेग है। प्रारंभिक संवेग ये हमने माना पीबी। अब ये दो पिंड जो हैं ए और बी, एक गतिमान है। अब मान लिया इसकी ए की गति बी से ज्यादा है तो ये क्या होगा? इनकी टक्कर हो जाएगी, है ना। ये पिंड हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना। ए है, ये बी है, ये टकरा गए। ए और बी की टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ये फिर से अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गई टक्कर और फिर ये अलग अलग गति करने लग रहे हैं। ये ए है मान लिया, ये बी है। माना दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं जिससे
पिंड ए का संवेग बदल करके कुछ हो जाता है, मान लेते हैं पिंड ए का संवेग पी ए डैश हो जाता है तथा पिंड बी का संवेग पी बी डैश हो जाता है। यदि टक्कर का समय और टक्कर का समय हम ले लेते हैं कुछ, टक्कर का समय जो है वो है डेल्टा टी है। देखिए टक्कर के समय क्या हुआ होगा कि ए ने बी पर बल लगाया होगा, बी ने ए पर बल लगाया होगा, तभी तो उसका संवेग परिवर्तन हुआ होगा, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ होगा, है ना। वेग में परिवर्तन टक्कर के बाद हुआ है तो इसलिए संवेग परिवर्तन हो गया है। तो पिंड बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा ये क्या है, टक्कर के समय, ये लिख सकते हैं टक्कर के समय, टक्कर के समय पिंड बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा पिंड बी पर पिंड ए द्वारा लगाया गया बल एफ बी ए है। टक्कर के समय पिंड बी द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ ए बी मैंने लिखा है और पिंड बी पर पिंड ए द्वारा लगाया गया बल एफ बी ए है, मतलब ये टक्कर हुई तो ये बी है ये ए है, तो ए बी ने ए पर जो बल लगाया है वो है हमारा एफ ए बी और इसी तरह से ए पिंड ने बी पर जो बल लगाया है वो एफ बी ए है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वही बात लिखते हैं हम कि संवेग परिवर्तन किसका हो रहा है, ए का भी हो रहा है बी का भी हो रहा है, और समय कितने समय में ऐसा हुआ, डेल्टा टी समय में हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर समझने की एक बार और कोशिश करिएगा। न्यूटन के दूसरे नियम से तो देखिए एफ ए बी क्या है, एफ ए बी जो है बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, टक्कर के समय बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, तो ये जो है बराबर हो जाएगा जो ए के संवेग में परिवर्तन हुआ है, बाद वाला संवेग इसका पी ए डैश हुआ और पहले संवेग इसका पी ए था और समय लगा डेल्टा टी। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमने देखिए ऊपर क्या लिखा, संवेग परिवर्तन है ना बटे समय, तो इसकी तिरछी गुणा करें तो एफ ए बी गुणा टी डेल्टा टी बराबर हो गया पी ए डैश माइनस पी बी डैश, सॉरी पी ए डैश माइनस पी बी, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार एफ बी ए क्या हो जाएगा, एफ बी ए द्वारा बी पर लगाया गया बल
भाई जिस पर बल लगता है उसका संवेग परिवर्तित होता है। तो यहां पर बी पर बल लग रहा है, तो यहां पर बी का संवेग परिवर्तन दिखाइए, पी बी डैश माइनस पी बी बटे डेल्टा टी। तिरछी गुणा कर दीजिए, पी बी डैश माइनस पी बी, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमें न्यूटन के तीसरे नियम की भी मदद लेनी पड़ेगी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि संवेग जो है संरक्षित रहता है। न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से वो क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया बल प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर और विपरीत होते हैं, तो हमने लिखा एफ ए बी बराबर होता माइनस एफ बी ए के। दोनों ओर डेल्टा टी से गुणा कर दो, दोनों ओर डेल्टा टी से गुणा करने पर तो ये क्या हो गया, एफ ए बी गुणा डेल्टा टी बराबर हो गया माइनस एफ बी ए गुणा डेल्टा टी। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से एफ ए बी डेल्टा टी का मान इधर रखिए और माइनस एफ बी ए डेल्टा टी, एफ बी ए डेल्टा टी का मान यहां रख दीजिए। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रख दीजिए। तो यहां लिखिए कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर देखिए एफ ए बी डेल्टा टी का मान ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए, ये किसका मान है, एफ ए बी डेल्टा टी का, बराबर माइनस चिन्ह तो यहां लगा हुआ है, एफ बी ए डेल्टा टी, एफ बी ए डेल्टा टी का मान ये लिखा हुआ है, पी बी डैश माइनस पी बी। ब्रैकेट खोल दीजिए और हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। तो पी ए डैश माइनस पी ए माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। अब देखिए ये वाला पी बी डैश को इधर ले आइए, पी ए डैश प्लस पी बी डैश बराबर हो गया, पी इसको उधर ले गए, पी ए प्लस पी बी। ये क्या है, ये देखिए पी ए डैश और पी बी डैश एक टक्कर के बाद के पिंड ए और बी के संवेग हैं। टक्कर के बाद में ए का संवेग जो था पी ए डैश हो गया था और दूसरा जो पिंड बी था उसका संवेग पी बी डैश हुआ था। मतलब ये पूरे दोनों पिंडों का टक्कर के बाद का संवेगों का योग है। और ये क्या है, टक्कर के पहले दोनों पिंडों के जो संवेगों का योग था वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के पहले ये संवेग इतना था, बाद में इतना हो गया, ये बराबर रहा, है ना। इसका मतलब ये लिख देते हैं, टक्कर के बाद निकाय का संवेग बराबर हो गया टक्कर के पहले निकाय का संवेग। यानी टक्कर के पहले जो निकाय का संवेग था वही टक्कर के बाद भी संवेग रहा। इसका मतलब अर्थात संवेग संरक्षित, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थित में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है।
या कहें नियत रहता है। अच्छा, यहां पर FAB और FBA बल लग रहे हैं, लेकिन ये आंतरिक बल हैं। अब यहां पर बात नोट करनी है, समझनी है क्या, टक्कर के समय असल में क्या है, टक्कर के समय दोनों पिंड एक निकाय के दो अलग अलग पिंडों की भांति कार्य करते हैं। अतः एक दूसरे पर लगाए गए बल आंतरिक बल हुए। आंतरिक बल होते हैं, यानी जो बल एक पहला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है, ये बाह्य बल नहीं है, आंतरिक बल हैं। मतलब सिस्टम के जो दो पिंड हैं वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। यही तो समझना है। टक्कर के समय दोनों पिंड एक निकाय के दो अलग अलग पिंडों की भांति कार्य करते हैं, अतः एक दूसरे पर लगाए गए बल आंतरिक बल होते हैं। तो बाह्य बल नहीं लग रहा है। इनको बाह्य बल समझने की, FAB और FBA को बाह्य बल समझने की गलती नहीं करना है। हमारा निकाय जो है, जो सिस्टम है, वो दो पिंडों से मिलकर के बना है। टकराते समय जो वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं वो सिस्टम के आंतरिक बल हुए, बाह्य बल नहीं हुए। तो वैसे तो आपको यहीं तक लिखना है ना। ये बात समझने की आपके लिए नोट करनी है। ऐसा ना हो कि आप समझे कि FAB और FBA बल तो लगे, जबकि नियम क्या कह रहा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये जो बल लगे हैं टक्कर के समय वो आंतरिक बल हैं, बाह्य बल नहीं। अब देखिए, दूसरे मेथड से यदि हम देखें, उसमें हम जो है इसका इन पिंडों के द्रव्यमान भी मानेंगे, वेग भी मानेंगे, करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक इसी तरह करेंगे। लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे कि पिंडों के जो है द्रव्यमान भी मान लेते हैं, है ना। दूसरा मेथड ये है, दूसरा, और जो आपको ज्यादा आसान सरल लगे उसको तैयार कर सकते हैं, है ना। ये दूसरा मेथड है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान M1 तथा M2 हैं, ये पिंड U1 तथा U2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है। यहां पर हम U1 बड़ा लेते हैं U2 से, है ना। मतलब एक पिंड हमारा M1 ये है और वो U1 वेग से गतिमान है, दूसरा पिंड जो है M2 है वो U2 वेग से गतिमान है। अब मान लिया यहां पर ये टकरा जाते हैं, है ना। वही सिचुएशन लेनी है, बिल्कुल टक्कर हो गई। अब टक्कर के पश्चात ये फिर से M1 इधर जा रहा है और M2 भी इधर जाने लग रहा है, आगे चलते चले जा रहे हैं। टक्कर के पश्चात उनके वेग जो है पहले वाले का V1 हो जाता है, इसका V2 हो जाता है ना। टक्कर के पश्चात पहले पिंड का वेग V1 तथा दूसरे पिंड का वेग V2 हो
जाता है। और टक्कर का समय डेल्टा टी। देखिए बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, है ना। टक्कर के समय m2 द्वारा m1 पर लगाया गया बल F12 तथा m2 पर m1 द्वारा लगाया गया बल F21 है। भाई टक्कर होगी तो बल तो लगेंगे। और ये कैसे बल है? आंतरिक बल है। टक्कर के समय m2 द्वारा m1 पर लगाया गया बल, भाई जिस पर बल लगता है उसका हम नंबर पहले लिखते हैं। 1 पर लग रहा है 2 द्वारा, और यहां पर भी m2 पर कौन लगा रहा है बल? m1 लगा रहा है। तो हमने 2f के बाद 2 लिखा, यानी 2 पर बल लग रहा है, दूसरे पे बल लग रहा है। कौन लगा रहा है? पहले बल लगा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि संवेग में परिवर्तन निकालते हैं, है ना। जैसे पहले भी निकाला था। m1 जो पिंड है, m1 के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका संवेग जो है, भाई संवेग तो आपको मालूम है क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो m1 के संवेग में परिवर्तन, बाद में संवेग इसका देखिए इतना हो गया था, और पहले कितना था? m1 u2 था। ये m1 का बाद का संवेग है, टक्कर के बाद का। ये है टक्कर के पहले का। ये टक्कर के पहले का। देखिए टक्कर से पहले u1 वेग से गतिमान था, टक्कर के बाद वही पिंड जो है v1 वेग से गतिमान है। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो संवेग में परिवर्तन पता लग गया। उसी तरह से m2 के संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। दूसरा जो पिंड था उसका प्रारंभिक संवेग m2 u2 था, और अंत में उसका वेग v2 हो गया, इसलिए संवेग m2 v2 हो गया। अब न्यूटन का दूसरा नियम लगाइए। न्यूटन के दूसरे नियम से तो F12 बराबर हो जाएगा, पहले देखिए ये पहले पिंड पर लगने वाला बल है, तो पहले पिंड का संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है ये लिखा हुआ है, m1 v1 माइनस m1 u1, और समय कितना लगा? डेल्टा टी। इसी प्रकार दूसरे पिंड का लिख दीजिए, है ना। इसी प्रकार F21 बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 बटे डेल्टा टी, है ना। अच्छा यहां पर ये तिरछी गुणा करके इसका मान निकाल लीजिए। F12 गुणा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, ये समीकरण 1। इसी तरह से यहां भी तिरछी गुणा करिए। F21 बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, और ये गुणा डेल्टा टी रहेगा। तिरछी गुणा करेगा, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें ये मालूम है न्यूटन का तीसरा नियम भी, जैसे पिछली बार हमने लगाया था वैसे यहां भी लगाएंगे। अब न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या होता है? F12 बराबर होता है माइनस F21। डेल्टा टी से गुणा कर दीजिए दोनों ओर, दोनों ओर
डेल्टा टी से गुणा करो। तो क्या हो जाएगा, F12 गुणा डेल्टा टी बराबर हो जाए F21 माइनस चिन्ह के साथ डेल्टा टी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में F12 डेल्टा टी का मान ये है, वो यहां रखेंगे, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से F12 डेल्टा टी, F12 डेल्टा टी बराबर है M1 V1 माइनस M1 U, ये देखिए U1 है, ये बराबर हो जाएगा माइनस का चिन्ह F21 इंटू डेल्टा टी। F21 डेल्टा टी का मान है M2 V2 माइनस M2 U2। ब्रैकेट खोल दीजिए और हमारा नियम सिद्ध हो जाएगा। देखिए M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर ब्रैकेट खोला तो माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। ये वाला जो ऋणात्मक है वो इसे ले आइए, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर हो गया, इसको इधर ले जाइए, M1 U1 प्लस M2 U2। ये क्या है, देखिए दोनों पिंडों का अंतिम संवेग का योग है। M1 V1 टक्कर के बाद पहले पिंड का संवेग, M2 V2 टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड का संवेग। इधर क्या है, टक्कर के पहले पिंड का संवेग क्या था, प्लस टक्कर के पहले दूसरे पिंड का संवेग क्या था। यानी ये टक्कर के बाद के संवेगों का योग है, ये टक्कर के जो है पहले का संवेगों का योग है। अर्थात ये बात सिद्ध हो जाती है कि क्या, कि निकाय का टक्कर, या पिंडों का लिख दो, पिंडों का टक्कर के बाद संवेग बराबर है पिंडों का टक्कर से पहले का संवेग। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसी भी निकाय का बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। और हम फिर से यहां बताना चाहेंगे, ये F12 और F21 जो है आंतरिक बल हैं, बाह्य बल नहीं है, क्योंकि ये पिंड आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो इसमें से जो भी आपको ज्यादा समझ में आया हो उसको ध्यान में रखें या तैयार करें। अगला बात करते हैं, जो हमने नोट भी कर रखा है, वो है संगामी बलों का संतुलन। छोटा सा टॉपिक है संगामी जैसा लगा नाम है कि संगामी बलों का संतुलन क्या होता है। संगामी बलों का संतुलन, ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। संगामी मतलब ऐसे बहुत से बल जो किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, और इन सभी बलों का क्रिया बिंदु जो है एक बिंदु है, यानी सारे बलों का क्रिया बिंदु एक ही बिंदु से पास हो रहा है। ऐसे बलों को हम संगामी बल कहते हैं। जैसे मान लिया ये पिंड है, एक बल इधर को लग रहा है F1 है, दूसरा बल ऐसे लग रहा है F2 है, तीसरा बल इधर को लग रहा है F3 है ना, चौथा बल इधर को लग रहा है F4 है। तो ये क्या है, संगामी है, बिंदु ऊपर लग रहे हैं। अच्छा, ये बात बता दी गई है कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले, इन F1 F2 F3 F4 की क्रिया रेखा एक ही बिंदु O पर मिल रही है, तो ये कैसे बल हो गए, संगामी बल हो गए। अच्छा, यदि कोई कण
साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था में है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान शून्य होगा, शून्य होना चाहिए। संतुलन के लिए, किसी पिंड के संतुलन के लिए या पिंड की साम्यावस्था के लिए जरूरी है कि उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी मान शून्य है। यदि परिणामी मान शून्य है तो वो पिंड, वो कण संतुलन की अवस्था में होगा। सीधी सी बात है। अर्थात यदि वो स्थिर अवस्था में है, देखिए संतुलन की अवस्था में है का मतलब क्या हुआ, ये तो लिखा ही हुआ है। यदि कोई कण साम्यावस्था संतुलन की अवस्था में है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर लगने वाले बाह्य बलों का परिणामी मान शून्य है। अर्थात का मतलब आगे ये हुआ कि अर्थात यदि पिंड या कण स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर रहेगा, है ना। तथा यदि गतिमान है तो एक नियत वेग से यानी नियत वेग का मतलब त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरण नहीं, एक नियत वेग से उसी दिशा में चलता रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि पिंड पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य है तो वो स्थिर अवस्था में रह सकता है, ये तो बात समझ में आती। गति अवस्था में भी रह सकता है। यदि वो गतिमान है और उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी मान शून्य है तो इसका मतलब वो उसी गति से, उसी वेग से, उसी दिशा में लगातार चलता रहेगा। तो इसका मतलब उसका जो है गति अवस्था में संतुलन है, गति अवस्था की साम्यावस्था है। अच्छा, अमल या दो बल संतुलित हैं। यदि एक कण पर दो बल लग रहे हो, इसे मान लिया ये कण है, एक बल इधर को लग रहा है और दूसरा बल ऐसे लग रहा है, तो निश्चित रूप से संतुलन की अवस्था की जो कंडीशन है वो क्या है, तो कण के संतुलन के लिए क्या होगा, के लिए इनका परिणामी बल शून्य होना चाहिए, यानी F1 प्लस F2 बराबर शून्य, या कहें F1 बराबर हो गया माइनस F2। मतलब दो बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। दो बलों के संतुलन के लिए, है ना, क्या कहें, कण के संतुलन के लिए कण पर लगने वाले दो बल बराबर, परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। यानी कण पर लगने वाले दो बलों का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है ना, कि कण जो है संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब कण पर लगने वाले दो बलों का परिमाण तथा दिशा विपरीत हो, है ना, परिणाम समान हो और दिशा विपरीत हो, तो कण जो है संतुलन की अवस्था में होगा। अच्छा, अब मान लिया एक कण पर तीन बल लग रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन है, यदि एक कण पर तीन बल लग रहे हैं, बल लग रहे हों, ये लिखा हुआ है, एक कण पर लगने वाले तीन बलों का संतुलन कब होगा, देखिए लिखा हुआ है, एक कण पर लगने वाले तीन बल संतुलन में होंगे यदि उन्हें किसी त्रिभुज की एक क्रम में ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा के साथ प्रदर्शित किया जाए। इस बात को समझिए पहले। जैसे मान लिया
एक बल ये लग रहा है, दूसरा बल ये लग रहा है और तीसरा बल ये लग रहा है। अब ये तीनों बल क्या हैं? संतुलन में है, या कहें जिस पर ये लग रहे हैं वो कण संतुलन में है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि इन तीनों बलों को किसी त्रिभुज की एक क्रम में ली गई तीन भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए, वो भी परिमाण और दिशा के साथ। यदि ऐसा किया जा सकेगा तो हम कहेंगे कि F1, F2, F3 संतुलन की अवस्था में होंगे। चित्र द्वारा समझिए पहले इस बात को, है ना। जो यहां लिखा हुआ है उसको समझा रहा हूं मैं। एक कण पर लगने वाले तीन बल संतुलन में होंगे यदि उन्हें किसी त्रिभुज की एक क्रम में ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा के साथ प्रदर्शित किया जा सके। कैसे? देखिए, मान लिया ये F1 है जो कि त्रिभुज की एक भुजा से प्रदर्शित हो रहा है, दूसरा उसी क्रम में, उसी से आगे ये है हमारा बल F2 है। भुजा AB हो गई, ये BC हो गई, A से B, B से C और C से A। देखिए ये, यदि ऐसा हो पा रहा है, यानी तीसरा जो बल है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उसी क्रम में प्रदर्शित किया जा सके, तो फिर ये तीनों बल संतुलन की अवस्था में होंगे। AB, BA और CA, ये एक क्रम में त्रिभुज ABC की भुजाएं ली गई हैं और इन्हीं भुजाओं द्वारा तीन बलों को प्रदर्शित किया गया है। अर्थात इस स्थिति में ये तीनों बल आपस में संतुलन में होंगे, या कहें जिस कण पर ये लग रहे हैं वो कण संतुलन की अवस्था में होगा। सीधी सी बात है। अब यदि हम दूसरे चित्र से बना करके देखें, एक तो ये बात हो गई। यदि हम इसका चित्र बनाएं, मान लिया ये बल जो है, ऐसे भी समझा सकते हैं। देखिए ये एक बल हमारा F1, चित्र अलग बना दीजिए कोई, ये और तीसरा बल ऐसे है। ये है हमारा F3 मान लिया, ये बिंदु O है, OA, ये F1 है, ये F2 है और ये हो गया F3। अब देखिए OA और OB दो बल लग रहे हैं, इनका परिणामी बल OA तथा OB द्वारा प्रदर्शित बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम से। नियम से क्या करेंगे? इसका समांतर चतुर्भुज पूरा कंप्लीट करेंगे। समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लीजिए। तो ये OA और OB का परिणामी बल जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा OC डैश, ये OC है। तो इन OA और OB का परिणामी किससे प्रदर्शित हो रहा है? OC डैश वेक्टर से प्रदर्शित हो रहा है। यानी समांतर चतुर्भुज नियम से OA प्लस OB बराबर हो जाएगा OC डैश के। अब यदि हम क्या करें कि दोनों तरफ, दोनों ओर OC जोड़ने पर, वेक्टर है ये सदिश, दोनों ओर OC जोड़ने पर, तो OA प्लस OB प्लस OC बराबर हो जाएगा OC डैश प्लस OC। तो ये OC डैश जो है क्या है? OC डैश एक वेक्टर है और ये OC डैश का परिमाण
और दिशा ओसी के विपरीत होनी चाहिए, तभी तो ये तीनों बल F1 और F2 F3 संतुलन की अवस्था में होंगे। अभी हम देख चुके हैं कि यदि दो बल किसी कण पर लग रहे हैं और वो संतुलन की अवस्था में है, तो इसका मतलब लगने वाले बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। अब हमने क्या किया, OA और OB का एक परिणामी बल OC डैश निकाला, तो ये OA और OB हट गए। अब हमारे पास क्या परिणामी बल OC डैश बचा और नीचे की तरफ एक OC बल लग रहा है जिसका नाम F3 है। तो दो बल, कण पर कितने बल लग रहे हैं, अब दो बल लग रहे हैं। इन दोनों को मिल करके F1 और F2 को मिला करके जो नया बल बना है वो OC डैश बना है, और एक बल नीचे की तरफ F3 लग ही रहा था, है ना। तो अब ये दो बल OC और OC डैश क्या होने चाहिए, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। कण O के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, OC डैश बराबर होना चाहिए माइनस OC के। अभी हमने देखा था जस्ट अभी कि दो बल यदि किसी कण पर लगे हुए हैं और वो संतुलन की अवस्था में हैं, तो इसका मतलब उनके परिमाण बराबर और दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो ये जो समीकरण हमारी इकाई है, इसमें हम OC डैश की जगह पर माइनस OC रख देंगे, है ना। समीकरण 1 से OA प्लस OB प्लस OC बराबर हो गया, क्या हो गया, माइनस का OC। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, माइनस OC लिख दिया, और प्लस OC पहले से था, तो ये दोनों कट गए। तो क्या आ गया, OA प्लस OB प्लस OC बराबर 0 के, या कहें F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। तो यानी परिणामी बल लगने वाले सभी बलों का परिणामी मान 0 है, तो कण संतुलन की अवस्था में होता है। वैसे तीन बलों के संतुलन के लिए लामी प्रमेय का भी प्रयोग होता है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसका हम केवल स्टेटमेंट लिखे दे रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, देखिए, लामी प्रमेय लगाई जाती है संतुलन के लिए। ये देखिए, लिया ये तीन बल हैं, F1 F2 और F3। ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है। तो लामी प्रमेय से संतुलन के लिए लामी प्रमेय इसको कहते हैं, लामी प्रमेय से कंडीशन होती है F1 अपान साइन अल्फा बराबर होता है F2 बटे F2 के अलावा दो जो बल बचे हैं उनके बीच का कोण बीटा है, तो साइन बीटा बराबर होता है F3 बटे F3 के अलावा दो जो कोण बल बचे हैं उन बलों के बीच का कोण जो कि गामा है, साइन गामा। ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव वगैरह में आता है। लामी प्रमेय से तीन दिए गए बलों के संतुलन की ये कंडीशन है, संतुलन की कंडीशन है। अगला टॉपिक हमारा है निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, यदि हमें किसी वस्तु का वेग, स्थिति या उसकी गति का वर्णन करना है, तो हमें एक निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है, यानी जगह की समझो जरूरत पड़ती है, और उस जगह से संबद्ध क्या होता है, एक मूल बिंदु होना चाहिए, निर्देशांक अक्ष होने चाहिए x y z, और समय के मापन के लिए एक घड़ी होनी चाहिए। तभी तो हम किसी गतिमान वस्तु का वर्णन कर पाएंगे, उसकी स्थिति
समय के साथ परिवर्तित हो रही है या नहीं हो रही है ना, तो समय का मेजरमेंट करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड अक्ष जो होंगे उसके सापेक्ष हम देखेंगे कि उसकी गति किस तरफ को हो रही है। एक साथ दो निर्देशांक बदल रहे हैं या तीनों बदल रहे हैं या एक ही बदल रहा है, तो ये सब बातें बताने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। किसी वस्तु की स्थिति, वेग, गति आदि का वर्णन करने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। भाई कहां, जहां से हम बता रहे हैं उसी जगह के सापेक्ष ही तो बताएंगे, क्योंकि गति जो है, गतियां जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होती, वो आपेक्षिक होती हैं। एक ही समय में दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, उनके लिए दी गई वस्तु स्थिर अवस्था में भी हो सकती है, गति अवस्था में भी हो सकती है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो ऑब्जर्वर है, दर्शक है, वो उस वस्तु को कहां से देख रहा है ना। जहां से देख रहा है वो उस जगह से, उस निर्देश तंत्र से उस वस्तु का वर्णन करेगा जहां से देख रहा है। तो यदि वो जगह, वो जहां से देख रहा है किसी वस्तु का गति का वर्णन करना चाह रहा है, यदि उस जगह के सापेक्ष, उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वर्णन करेगा, तो हो सकता है कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब ये दूसरा कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से देख रहा है, तो उसके लिए वही वस्तु गति अवस्था में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति जब अपने पास वाले पैसेंजरों को देखता है तो वो क्या कहेगा कि ये सब पैसेंजर बैठे हुए हैं, मतलब स्थिर अवस्था में हैं। तो डिब्बे के अंदर बैठे व्यक्ति का जो निर्देश तंत्र हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो डिब्बा हो गया। डिब्बे के सापेक्ष वो अन्य यात्रियों को देख करके बता रहा है कि ये सारे यात्री बैठे हुए हैं, स्थिर अवस्था में हैं। अब दूसरा व्यक्ति दूसरे निर्देश तंत्र में है, मतलब ट्रेन से बाहर है, वो देख करके क्या बताएगा? वो तो ये तो नहीं कहेगा कि वो यात्री बैठे हुए हैं, गाड़ी तो जा रही है। तो वो अपने निर्देश तंत्र के अनुसार, जब क्योंकि वो ट्रेन से बाहर है, उन्हीं यात्रियों के बारे में बताएगा कि वो तो सब गतिमान है ना। तो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों या कहें दो अलग अलग निर्देश तंत्रों से एक ही वस्तु को ऑब्जर्व किया गया, तो पाया गया कि एक तो कह रहा है कि ये पैसेंजर स्थिर अवस्था में है, दूसरा कह रहा है नहीं, ये तो गति अवस्था में है। तो ये बात, इस जो है ये चीज, मतलब किसी वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि का वर्णन पूरी तरह से निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु का गति का वर्णन कहां से किया जा रहा है ना। तो इस तरह से हमने बताया कि जो है किसी वस्तु की स्थिति, वेग, गति आदि का वर्णन करने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अतः निर्देश तंत्र वह संदर्भ निकाय है जिससे संबंध मूल बिंदु, निर्देशांक अक्ष तथा समय मापन हेतु उपकरण होने चाहिए। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का अच्छी प्रकार पालन होता है, उसे जड़त्वीय निर्देश
तंत्र कहते हैं। मतलब वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का अच्छी प्रकार पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात जैसे पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी उसी दिशा में, तब तक जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी स्थिति को मेंटेन रखेगी। स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति है तो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में उसी दिशा में चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई तंत्र है तो उसको हम जड़त्वीय तंत्र कहेंगे। जैसे ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति डिब्बे के अंदर से प्लेटफॉर्म पे रखी हुई वस्तु को देखता है। अभी ट्रेन चल नहीं रही, तो ये मान लिया प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई एक वस्तु ये पड़ी हुई है और इस वस्तु को वो व्यक्ति देख रहा है। तो वो देखता है कि नीचे की तरफ बल लग रहा है उसका भार, और ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, 2 बल लग रहे हैं। वो देखता है ये वस्तु कहां पर है, प्लेटफॉर्म पे है। तो इस वस्तु का बल भार जो है नीचे की तरफ लग रहा है और जमीन का जो प्रतिक्रिया बल है ऊपर बल लग रहा है, और वो पाता है कि R + mg बराबर है 0 के। मतलब इस वस्तु पर क्या है कि नेट फोर्स, परिणामी बल का मान 0 है। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, यदि परिणामी बल नहीं लग रहा है तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। तो वो देखता है कि अरे ये तो ठीक है, न्यूटन का नियम लग रहा है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो इसका मतलब इस समय वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर है, न्यूटन का नियम लग गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा, यदि मान लिया गाड़ी एक समान गति से चल रही है, समान गति से चल रही है, त्वरण नहीं है, तो भी वो देखता है, तब भी उसको यही लगता है कि ये 2 बल जो लग रहे हैं, नीचे की तरफ भार और ऊपर की तरफ जो है प्रतिक्रिया बल, इन दोनों का परिणामी बल का मान 0 है। अर्थात उसके ये वस्तु जो है उसको क्या लगेगी, भाई गाड़ी आगे जा रही है तो ये वस्तु अब रुकी हुई नहीं दिखेगी, वो उसको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। गाड़ी धीरे धीरे एक समान वेग से आगे बढ़ रही है तो प्लेटफॉर्म पर रखी हुई वस्तु उसको पीछे जाती हुई दिखाई देगी समान वेग से। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु पर लगने वाले परिणामी बलों का मान 0 है, इसलिए उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा। अर्थात अभी भी व्यक्ति जो है जड़त्वीय जो है निर्देश तंत्र में है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुए, स्थिर या एक समान गति से गतिमान तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसी जगह जहां से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब उस पर लगने वाले परिणामी बल 0 होंगे हैं। और यदि वो भाई गाड़ी चलने लगी एक समान वेग से, तो एक समान गति से गतिमान जब गाड़ी थी तो उस व्यक्ति को वो जो है वस्तु पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दी, एक समान वेग से ही जाती हुई दिखाई दी। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है कि ये परिणामी बल 0 है, लगने वाले परिणामी बल 0 हैं, तो वस्तु यदि एक समान गति से चल रही है तो उसी दिशा में लगातार चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर जो है न्यूटन का नियम लगाया जा रहा है फिर से। तो इसका मतलब ऐसे तंत्र जो स्थिर अवस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो, तो उन निर्देश तंत्रों को, उन जगहों को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो आज बस यहीं तक हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ संवेग संरक्षण नियम पर आधारित दैनिक जीवन से जो अनुप्रयोग हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके आगे जो घर्षण है उससे संबंधित बातों को भी शुरू करेंगे।
तो उम्मीद है कि आपको ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र समझ में आया होगा और हम अगले वीडियो में फिर से इसको थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अगला वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यदि आपको निर्देश तंत्र को समझना है, इसको हम फिर से एक बार शुरुआत करेंगे और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को भी समझाएंगे। निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।